अस्सलाम वालेकुम मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चों, कैसे हो मेरा बेटा? ठीक हो? चलो आओ, हाँ आज एक मुहिम का आगाज करते हैं। अपने पांच पांच दोस्तों को कहना है आप लोगों ने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो यानी ये अगर आप करेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है? तो अपने पांच दोस्तों को सब्सक्रिप्शन का मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा? लाइक भी किया करो और शेयर भी करो। ठीक है? अपने पांच पांच दोस्तों को आज लाजमी कहना है आप लोगों ने। लो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर के साथ। ठीक है बेटा? चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो इसके लेक्चर नंबर 1 के साथ हम लोग आगाज करते हैं। अच्छा बेटा, मैं इसको तरतीब में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5 के जो पहले टॉपिक्स है ना वो जरा बोरिंग है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और 5 किंगडम वाले जो है। तो लिहाजा मैं वायरसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ज़रा इंटरेस्टिंग भी है और आजकल कोविड-19 की जो चली हुई है वबा वगैरह जो एपिडेमिक है, तो हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये वायरस कैसे डिस्कवर हुई थी। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में। ठीक है जी, कि व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। तो जनाब वायरसेस, तो बेटा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अबाउट अ सेंचुरी अगो, कोई तकरीबन 100 साल पहले, जब लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कॉच का जमाना था। किसका जमाना था बेटा? लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कॉच, बहुत बड़े साइंटिस्ट, इनका जमाना था। 1822 से 1895 तक जिंदा रहे। कौन? लुइस पैस्चर, जिन्होंने पैस्चराइजेशन का भी मेथड आपके दिया हुआ, और इन्होंने बताया था कि वो रोडोल्फ विर्को की जो थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये माशाल्लाह लुइस पैस्चर साहब ने की थी। रॉबर्ट कॉच, ठीक बेटा? तो इनकी भी बड़ी खिदमात हैं। तो जनाब 1843 और 1910 तक ये रॉबर्ट कॉच साहब का ज़माना था। तो इनके ज़माने में द वर्ड वायरस was generally referred to as a poison associated with disease and death. ठीक है बेटा? associated with disease and death. तो अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि वर्ड वायरस को आम तौर पर यह समझा जाता था कि कोई ऐसी पॉइजन, कोई ऐसी जहर, कोई ऐसा जहर जो पहले बीमार करता है, बाद में मारता है बंदे को। ठीक है बेटा? इसको जानदार नहीं था समझा जाता। वायरस को सिंपल केमिकल मटेरियल समझा जाता था, और आज भी वैसे ये मटेरियल ही है, हम आज भी इसको जानदार नहीं समझते। ठीक है? तो वो कहते थे कि जनाब द वर्ड वायरस वाज जनरली रेफर्ड टू एज अ पॉइजन एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड द डेथ। एक ऐसा जहर जो पहले बीमार करता है, डिजीज से मुराद पहले बीमार करता है और फिर जनाब डेथ करा देता है बंदे की। तो आजकल कोविड-19 भी यही कुछ कर रहा है जनाब, पहले बीमार करता है और फिर बंदा मार देता है। खैर, अब तो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग है वो नहीं मरेगा। ठीक है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरस इज एंटायरली डिफरेंट। लेकिन आज जो वर्ड वायरस है उसको हम एंटायरली डिफरेंटली उसको लेते हैं। वर्ड वायरस को हम इसको पॉइजन नहीं समझते। हम कहते हैं कि वायरसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टिकल। वायरस एक केमिकल, एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल जो बना है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए, और वो डीएनए और आरएनए कवर्ड विद प्रोटीन कोट है। वो डीएनए और आरएनए कवर्ड है किससे? प्रोटीन कोट से। तो ये देखो, ओ गॉड, डिफरेंट वायरसेस हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? इनकी डिफरेंट शेप्स भी होती है मेरा बच्चा। तो वो कल के लेक्चर में आएगा, कैरेक्टर 6 ऑफ वायरसेस। तो ये देखो, ये मैं अपने बच्चों को जरा दिखाऊं। ये बेहतरीन एक डायग्राम थी आपके लिए रखी हुई। लो मेरा बच्चा, ये एक वायरस है जिसका अंदर अगर मैं इसको काट कर देखूं तो अंदर डीएनए या फिर आरएनए है, और बाहर जो है वो इसके प्रोटीन का कोट है।
प्रोटीन का कोट है। कुछ वायरसेस के ऊपर जिस अगर किसी सेल से बाहर निकलें तो सेल की सेल मेम्ब्रेन ओढ़कर बाहर निकलती, जिस तरह लड़कियां अबाया ओढ़कर नहीं बाहर निकलती, तो वो कईयों के अंदर मेम्ब्रेन मिलेगी, लेकिन वो मेम्ब्रेन इनकी नहीं होती बेटा। वायरस इज मेड अप ऑफ खालिसतन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट्स, यानी कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स and coat of protein. So now viruses are recognized as particles of nucleic acid, often with a protein coat. Often with a protein coat. मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 4, मैंने एक वायरस से कहा कि वायरस तुम जानदारों को छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम हमारे जिस्म में एंटर ही क्यों होती हो, मरो बाहर ही रहो, अपना जो मर्जी करो, जो अपने आप को जो मर्जी करो, लेकिन हमारे जिस्म में एंटर ना हो। तो वायरस कहने लगी अफजल भाई मेरी मजबूरी है, मैं जब तक किसी लिविंग सेल में ना चली जाऊं मैं अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकती, मैं अपनी कॉपीज ही नहीं बना सकती। मैं क्या क्यों? तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कहने लगी भाईजान रिप्रोडक्शन का सामान तो आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास वो ऑर्गन्स हैं, आप लोगों के पास वो सिस्टम्स हैं, आप लोगों के पास वो टिश्यूज हैं, आप लोगों के पास वो ऑर्गेनेल्स हैं, आपके सेल्स अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, आपके सेल्स अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, माइटोसिस मायोसिस आपके सेल्स करते हैं, मैं नहीं कर सकती। मैं क्या क्यों? कहने लगी मेरे पास भाईजान मशीनरी कोई नहीं, मेरे पास रिप्रोडक्शन की, मेरे पास रेप्लिकेशन की, मेरे पास डिवीजन की, मेरे पास अपनी प्रोटीन और अपना डीएनए और आरएनए डुप्लीकेट करने की कोई मशीन नहीं है। मैं क्या मशीन से क्या मुराद? कहती भाईजान मेरी मशीनरी नहीं है। मैं क्या तो दूसरे सेल्स के पास क्या? कहने लगी दूसरे सेल्स के पास उनके ऑर्गेनेल्स हैं और ऑर्गेनेल्स मशीनरी है। तो फिर मैंने कहा फिर तो अच्छा मेरी बात समझ में आई। तो लिविंग सेल्स में इसलिए अंदर घुसती है ताकि तो उनके ऑर्गेनेल्स पर कब्जा करके उनके ऑर्गेनेल्स से कहे कि मेरी प्रोटीन्स और मेरे डीएनए और आरएनए बनाओ। मैं कहा बड़ी तू तेज है वायरस। कहने लगी जी अफजल भाई मैं अंदर घुसती हूँ किसी भी सेल के अंदर, सबसे पहले उसका डीएनए मार देती हूँ, उसके क्रोमोसोम्स की धज्जियां उखाड़ देती हूँ, फिर मैं उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी मतलब उन ऑर्गेनेल्स पर कब्जा कर लेती हूँ जिन ऑर्गेनेल से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है या जिन ऑर्गेनेल से वो डिवीजन करता है, उसकी अपनी चीजों को डबल करता है। मैं उसके ऑर्गेनेल्स को अपने ऑर्डर्स दे देती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी मालिक हूं और तुमने मेरी प्रोटीन्स और मेरा डीएनए या आरएनए बनाना है। तो जनाब पॉइंट नंबर 4 में यही लिखा हुआ है, दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स ओनली। मेरा बच्चा वायरस सिर्फ और सिर्फ जानदारों के सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकती एंड कॉज मेनी डिजीजेस। और ये वायरस ढेर सारी डिजीजेस कॉज कर सकती है, सच एज इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, नजला जुकाम खांसी, हेपेटाइटिस यरकान वगैरह, जिगर की बीमारी, स्मॉल पॉक्स करा देगी, एड्स करा देगी, और अब तो कोविड-19 भी करवा रही। ठीक है, कोरोना वायरस का एक खानदान है, उसकी किस्म है कोविड-19, वो अब हमारे अंदर कोरोना करवा रही। हाय हाय हाय। तो मेरा बच्चा इन दिस सेक्शन, इस चैप्टर के इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे कि वायरस की प्रॉपर्टीज क्या है, वायरस का लाइफ साइकिल क्या है, ये कोविड-19 हमारे अंदर जाकर करता क्या है। और तो और तुम्हें पता है बैक्टीरिया भी वायरसेस से नहीं महफूज। ये वायरसेस बैक्टीरिया को भी अपना निशाना बना लेते हैं और बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कब्जा करके अपनी ढेर सारी रेप्लिकेशन करके सेल को फाड़ कर बाहर निकल आती है। बड़ी खतरनाक है ये वायरसेस। तो बैक्टीरियल वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, कोई पूछे व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस तो आपने कहना विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स एंड bacterial cells, which complete their life cycles in bacterial cells. मेरा बच्चा, some diseases are caused by viruses shall also be discussed in this section. तो हम viruses के सेक्शन में वायरस से फैलने वाली चंद बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, मशहूर जो बीमारियां हैं। डन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉट, फिर ना कहना खबर ना हुई, वेरी इंपॉर्टेंट शॉट।
डिफाइन वायरोलॉजी, तो मेरे बच्चों ने कहना है द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी. The branch which deals with the study of the viruses is known as virology. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो जी हाँ, चैप्टर के इस सेक्शन में हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे मेरा बच्चा? वायरोलॉजी. द वर्ड वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनम. तो वेनम जहर, वैसे तो सांप के जहर को भी वेनम कहते हैं. वेनम, क्या मेरा बच्चा? वेनम. तो जी हाँ, वेनम कौन सा वर्ड है भाई? लातीनी जुबान का लफ्ज है. लातीनी जुबान के इस लफ्ज वेनम का मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड? पॉइजनस फ्लूइड. डन बेटा? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वेनम का लफ्जी मतलब बताएं. तो मेरे बच्चों ने कहना है पॉइजनस फ्लूइड. पॉइंट नंबर 9, बच्चा इट कैन बी डिफाइन. लो जी, अगर आ जाए डिफाइन वायरस, तो ये वायरस की डेफिनेशन बड़ी छुपी हुई एक लाइन में लिखी हुई है आपकी किताब में. तो इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज. ये सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है. जब सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है तो आप बोलोगे ए सेलुलर है. ए सेलुलर से मुराद नॉन सेलुलर. इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब सेल्स के अंदर घुसना, इन्होंने तबाहियां मचाकर सेल्स मारने हमारे. इन्फेक्शियस एंटिटीज है, हमारे सेल्स को किल करेंगी. विच कंटेन ईदर आरएनए या डीएनए. अब बच्चा वायरसेस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, कोई एक. और ये आरएनए और डीएनए नॉर्मली एनकेस्ड होगा प्रोटीनीशियस कोट में. प्रोटीन का कोट होगा जो आरएनए और डीएनए को कवर कर लेगा. प्रोटीन का कोट होगा जो किसको कवर कर लेगा बेटा? आरएनए और डीएनए को कवर कर लेगा. और इस तरह, और सबसे अहम तरीन जो पॉइंट है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स. They cannot replicate on themselves. They don't have biosynthetic machinery. इनमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाने की कोई मशीनरी नहीं है. They will use that organelles or biosynthetic machinery of the living cell and they will reproduce or replicate themselves. So this was the definition. तो definition के कितने हिस्से हो गए मेरा बच्चा? डेफिनेशन के हो गए कि नंबर 1 इन्फेक्शियस एंटिटीज है. अच्छा नहीं, नंबर 1 नॉन सेलुलर है. नंबर 2 इन्फेक्शियस एंटिटीज है. नंबर 3 मेरा बच्चा ये आरएनए या डीएनए का बना हुए हैं एंड नॉर्मली एनकेस्ड इन प्रोटीनीशियस कोट है. प्रोटीनीशियस कोट में ये कैद है एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स. और लिविंग सेल्स के अंदर ही सिर्फ ये रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके बेटा? वायरसेस यूटिलाइज बायोसिंथेटिक मशीनरी. वाओ, ये मुझे वैसे इनका तरीका बड़ा मजे का है कि किसी की मशीनरी पर कब्जा करके उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, पुराने डीएनए को छोड़ो, मैंने उसको तबाह कर दिया, मेरा कहना मानो और मुझे बनाओ. वायरसेस यूटिलाइज बायोसिंथेटिक मशीनरी मतलब ऑर्गेनेल्स ऑफ द होस्ट. होस्ट मतलब जिस सेल पर इन्होंने अटैक किया, जिस सेल के अंदर घुसे हैं उसको होस्ट का सेल बोलेंगे. फॉर इट्स ओन सिंथेसिस, अपने अपने आप को बनाने के लिए दूसरे के सेल के अंदर घुस जाएंगे. एंड देन ट्रांसफर देमसेल्व्स एफिशिएंटली टू अदर सेल्स. और फिर बेटा जब आपको पता 20 मिनट के अंदर अंदर कोई 200 वायरसेस बनकर सेल को फाड़कर दूसरे सेल्स पर ये अटैक करती हैं. बड़ी तेजी से फैलती है. एक दफा वायरस अगर हमारे एक सेल में भी चली जाए, उसने 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी 200 कापियां बनाकर उसने फिर दूसरे सेल्स को तबाह करना है. तो बचो जनाब, लॉकडाउन है, घरों के अंदर रहो, खुद भी तबाह होगे, दूसरों को भी मारोगे. Some viral diseases have been known for centuries. कुछ वायरल डिजीजेस तो सेंचुरीज से नोन है, यानी कई 100 सालों से वायरल डिजीजेस के बारे में हिस्टोरियंस ने लिखा है. ठीक है? पॉइंट नंबर 12, इन फैक्ट, दर हकीकत
द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज जिसके खिलाफ इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन आया था, जो पहली डिजीज जिसके खिलाफ प्रिवेंशन का तरीका आया था, यानी कि वैक्सीनेशन जो बनी थी, वो पहली डिजीज जिसके खिलाफ वैक्सीनेशन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, वो वायरल डिजीज ही थी। वो क्या था मेरा बच्चा? वायरल डिजीज ही थी। तो जनाब इन 1796 एडवर्ड जेनर ने नोट किया कि एक गुजरी जो काव का मिल्क चोती थी, मिल्क मेड, एक मिल्क मेड को काव पॉक्स की बीमारी हुई थी। ये पास गया एडवर्ड जेनर और उसने नोट किया, उसने कहा सुनो, ये तुम्हारे खूबसूरत हाथों पर जो दाने निकले हुए ये क्या है? तो एडवर्ड जेनर बेटा फिजिशियन था, डॉक्टर था। उस लड़की ने कहा कि सर हमें ये बीमारी हुई रहती है और ये बीमारी हमें काव से लगती है। तो एडवर्ड जेनर ने कहा हाँ मुझे मालूम है तुम लोगों को काव पॉक्स होता है, लेकिन सुनो, क्या तुम लोगों को स्मॉल पॉक्स आज तक नहीं हुआ तुम्हारी बिरादरी में? कहने लगी नहीं सर, हमारी बिरादरी में स्मॉल पॉक्स नहीं होता। पुत्र एडवर्ड जेनर को एक क्लू मिल गया। उसको लगा कि जिसको काव पॉक्स होता है उससे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि सुनो मिल्कमेड, क्या मैं तुम्हारे हाथों की इन लेजन्स में से, इन जख्मों में से, इन इन वो जो बीमारी के जो वो पड़े हुए होते हैं बेटा, छोटे छोटे पस्ट्यूल्स वगैरह से, कहने लगा क्या मैं इसमें से थोड़ी सी पस चुरा लूं? उस लड़की ने कहा कि ले लें आप, मुझे कोई एतराज नहीं। बेटा उसने वो लेकर, उसने उस काउपॉक्स वाली लड़की मिल्क मेड की उसके लेजन में से, ठीक है, वो लेकर जनाब उसने वैक्सीनेट किया, उसने इंजेक्शन लगा दी वो पस 8 साल के एक बच्चे को, 8 साल के एक बच्चे को उसने वो पस लगा दी। With the material removed from the cowpox lesion on the hand of the milkmaid, done। 6 हफ्ते, 6 हफ्ते वो लड़का, उसको वो एक यानी महीने तक उसको काउपॉक्स रहा, ठीक है, कोई 4 वीक्स के लिए उसको काउपॉक्स रहा। जब वो काउपॉक्स से सेहतमंद हुआ तो एडवर्ड जेनर अपने हॉस्पिटल में गया और वहां से उसने एक मरीज के पस्ट्यूल, किसका मरीज? स्मॉल पॉक्स के मरीज के पस्ट्यूल, पस वाले दाने में से उसने स्मॉल पॉक्स की पस लेकर उसने 6 वीक्स के बाद उस बॉय को, जिसका नाम जेम्स फिप्स था, उस लड़के को उसने इनोक्यूलेट, इंजेक्शन लगा दिया वो पस जो कि स्मॉल पॉक्स के विक्टिम से उसने ली थी। और उसको जानकर बड़ी खुशी हुई कि उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ बेटा। तो उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। लेटर, ये याद रखें, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज थी मेरा बच्चा। तो लेटर जेनर ने फिर इसी काउपॉक्स के मटेरियल को इस्तेमाल किया वैक्सीनेशन के लिए। काउपॉक्स के लेजन से ये मटेरियल लेता और इसने सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया 23 पर्सन्स को। 23 persons, very important MCQ, how many persons were vaccinated from, that is from cowpox, यानी pus from the cowpox lesions? तो मेरे बच्चों ने कह देना कि जी 23 persons were successfully vaccinated। Point number 16 कहता है बच्चों, as the material he used was obtained from cow, चूंकि वो एक गाय से लिया गया था, काव से, जिसको लातीनी जुबान में वाका कहते हैं। तो जी हाँ, गाय को वाका कहते हैं लातीनी जुबान में, लैटिन लैंग्वेज में। तो लेटर बाद में द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय लुइस पैस्चर, तो फिर वैक्सीनेशन का टर्म इस्तेमाल किया लुइस पैस्चर ने फॉर इनोक्यूलेशन अगेंस्ट द डिजीजेस। तो लुइस पैस्चर का काम आगे आएगा इंशाल्लाह ताला, हम पढ़ेंगे। लो जी यहाँ भी गया, तो नहीं अभी नहीं, सॉरी, अभी तो चार्ल्स चैम्बरलैंड का आया, ठीक है, लैंड मुंह से निकल गया, सॉरी, चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब मेरा बच्चा इन 1884 में लुइस पैस्चर के साथ काम करने वाला, ये कोवर्कर कह लें या एसोसिएट्स कह लें, तो पैस्चर के एसोसिएट्स में से एक शख्स था चार्ल्स चैम्बरलैंड। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने चैम्बरलैंड फिल्टर्स पढ़े हुए होंगे बेटा, इन्हें पोर्सलेन फिल्टर्स भी कहते हैं।
इस बंदी कह रहा हूँ, इस बंदे ने, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने मट्टी के कुछ फिल्टर्स बनाए बेटा, मट्टी के। वो फिल्टर्स अल्ट्रा फिल्टर्स से, और यहां तक के वो बैक्टीरिया को भी रोक लेते थे। वो फिल्टर्स बैक्टीरिया को भी रोक लेते थे, ठीक है, और क्ले के बने हुए थे, मट्टी के बने हुए वो फिल्टर्स होते हैं। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने अपने ही बनाए गए फिल्टर्स में से इसने ये फाइंड आउट किया कि बेटा इसने मुख्तलिफ बीमारियों वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उन सब के ब्लड सैंपल्स इसने कलेक्ट किए, मतलब डिफरेंट जानवरों के ब्लड इसने कलेक्ट किए, और ब्लड करके उन सबको मिक्स करके, इसको पता था कि वो इनके ब्लड के अंदर सबके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसने सारी बीमारियों के ना वो ब्लड इकट्ठे करके मुख्तलिफ जानवरों के उनको मिक्स करके अपने चैम्बरलैंड फिल्टर्स में से गुजारे। तो इसने नोट किया कि जो बीमारियां बैक्टीरियल थीं, जो बीमारियां क्या हो जाती हैं, बैक्टीरियल थीं, अच्छा, जो फिल्टरेट इकट्ठी होती थी ना, उस फिल्टरेट को पकड़कर इंजेक्शन लगा देते थे किसी सेहतमंद ऑर्गेनिज्म को। तो इसने रौला डाला, इसने कहा जी जब जब मैं मुख्तलिफ बीमारियों के सैंपल्स लेकर उन्हें मिक्स करके अपने फिल्टर में से गुजारता हूँ, पोर्सलेन फिल्टर्स में से या चैम्बरलैंड फिल्टर्स में से, तो कहने लगा कि बैक्टीरियल बीमारियां तो नहीं होती उस नए ऑर्गेनिज्म को, जब मैं फिल्टरेट का इंजेक्शन लगाता हूं तो उसको बैक्टीरियल बीमारियां नहीं होती, यानी वो बीमारियां जिनके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया पकड़ा जाता है, बैक्टीरिया को पोर्सलेन फिल्टर रोक लेता है। लेकिन कहने लगा कि वो बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, फिल्टरेट में वो पॉजिटिव चीज जो है वो फिल्टर हो जाती है। चैम्बरलैंड फिल्टर में से वायरस कहता है निकल जाती है, कहता है वो मटेरियल पास हो जाता है अंदर से, फिल्टर उसको रोक नहीं पाता। कहने लगा और जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म को वो वाली इनोकुलेशन देता हूँ फिल्टरेट की, तो वो ऑर्गेनिज्म उस बीमारी में जरूर तब्दील हो जाता है। तो जो है बेटा, तो इसने कहा, इसने फाउंड किया कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलेन फिल्टर्स, लेकिन वो जर्म्स, अब मेरे मुंह से जर्म्स निकला, वो एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज हैं। बेटा जी, रेबीज एक बीमारी है, ये ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है फ्रॉम द बाइट्स ऑफ रैबिड डॉग्स। तो रैबिड डॉग्स बेटा कौन से होते हैं? ये रैबिड डॉग्स ये वो होते हैं जो बुखलाए हुए कुत्ते हों। तो आपने सुना होगा जी, एक बंदे को कुत्ता काट गया, वो बेचारा 14 दिन के अंदर अंदर मर गया, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, वो पानी से डरता था, वो बेचारा भौंकता था। बेटा ये एक ऐसी डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को तबाह करके बंदा मार देती। तो इसने कहा कि जब मैं मुख्तलिफ बीमारियों के ब्लड के सैंपल्स को मिक्स करके उसको फिल्टर करके उसका फिल्टरेट पकड़कर एक सेहतमंद जानवर को लगाता हूं, तो रेबीज हो जाती है उस जानवर को, लेकिन बैक्टीरियल डिजीजेस नहीं होती। तो उसने कहा कि एक बात तो तय है कि रेबीज बैक्टीरिया से नहीं होती, तो रेबीज जो चीज करती है वो चीज फिल्टर हो रही है, पोर्सलेन फिल्टर में से फिल्टर हो रही है। Done? So what is rabies? It is a disease which is transferred to human by bites of rabid dogs, rabid foxes, rabid cats, या rabid bats या other animals. उनके काटने से ये humans में जाती है. And remember that उसने कहा the agents which cause rabies, they can pass through these filters. वो filters में से गुजर सकते हैं. ठीक बेटा? In as in those days, अब बेटा उन दिनों में word virus was loosely used to describe any toxic substance। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब सबसे छोटा सेल तो बैक्टीरिया ही है ना, तो जरूर फिर ये पॉइजनस मटेरियल है, ये जरूर कोई क्या है, पॉइजनस मटेरियल है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रेबीज की बीमारी कर रही है। और बेटा इन अनसीन फिल्टरेबल, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो दोज अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स का नाम रख दिया गया कि ये वायरसेस हैं। इनका नाम क्या रखा गया? वायरसेस। और कौन सी वायरसेस? फिल्टरेबल वायरसेस। फिल्टरेबल से मुराद जो चैम्बरलैंड फिल्टर्स के अंदर से गुजर जाते हैं। ओके, तो चैम्बरलैंड फिल्टर्स बैक्टीरिया को रोक लेते हैं, किसको नहीं रोक सकते? वायरसेस को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि बेटा बैक्टीरियल सेल से 1000 टाइम्स छोटा है वायरस। वायरस का पार्टिकल बैक्टीरियल सेल से 1000 टाइम्स छोटा है।
लो जनाब, उसके बाद 1892 में एक शख्स आया, आइवानोस्काय। ठीक है, ये आइवानोस्की नहीं है, ये क्या है बेटा, आइवानोस्काय। इस बंदे ने डिस्कवर किया दैट द एजेंट, वो एजेंट जो टबैको के प्लांट में एक बीमारी फैला रहा है, टबैको के प्लांट की उस बीमारी का नाम था टबैको मोज़ेक डिजीज। आइवानोस्काय ने रौला डाला कि जनाब, ये टबैको मोज़ेक डिजीज कराने वाला एजेंट भी फिल्टरेबल है। इसने चेम्बरलैंड को बताया कि चेम्बरलैंड, तुम सच कह रहे थे कि जिस तरह तुम्हारी रेबीज कॉज करने वाला एजेंट फिल्टरेबल था ना, इसी तरह टोबैको मोज़ेक वायरस, सॉरी टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाला भी एजेंट क्या है, फिल्टरेबल है। गॉट इट बेटा। इसने क्या किया, इसने टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज वाले है मेरा बच्चा, इसने प्लांट्स के, वो टोबैको प्लांट्स के पत्ते लिए, उनका चूरा बनाया, उसमें पानी के अंदर घोलकर, चूरे को पानी के अंदर घोलकर पोर्सलेन फिल्टर में डाला। पोर्सलेन जब फिल्टर में डाला तो नीचे फिल्टरेट आई, फिल्टरेट पकड़कर उसने एक नॉर्मल टोबैको प्लांट के पत्तों के ऊपर फिल्टरेट फेंकी। तो जैसे उसने फिल्टरेट नॉर्मल टोबैको प्लांट के ऊपर फेंकी मेरा बच्चा, वो वाला पत्ता भी वो सारा खराब हो गया, उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज हो गई। He obtained bacteria free filtrate from the porcelain filters, that is Chamberlain filters, from ground up infected plants। देखा, ground up से मुराद उसने ग्राइंड किए हुए थे पत्ते, and placed it on the healthy leaves of tobacco। तो टोबैको के healthy leaves के ऊपर उसने प्लेस कर दिया। He observed that filtrate produced the disease in the healthy plants। तो healthy plants में जनाब वो disease हो गई। healthy plants में क्या होगी मेरा बच्चा, disease हो गई। After that, presence of the similar filter passing अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, उन्हें पता लग गया कि ये ना लाइट माइक्रोस्कोप से अब नहीं नजर आने वाले, इनके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये एजेंट्स हैं, हमें कोई अल्ट्रा किस्म का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनको देखने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब, presence of similar filter passing ultra microscopic agents was seen in the victims of many diseases including। तो जनाब साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जी, फुट एंड माउथ डिजीज है 1898 में, ये भी फिल्टरेबल वायरसेस से हो रहा है। और एक और बीमारी है येलो फीवर, ये 1901 में साइंटिस्ट ने बताया कि जनाब ये भी फिल्टरेबल एजेंट्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, फिल्टरेबल एजेंट्स की वजह से हो रहा है। और आज का लास्ट जनाब, लो जनाब, 1935 में स्टेनली मैदान में आया। स्टेनली ने कहा, तुसी की फिल्टर 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 फिल्टर, मैं तानू वायरस बाहर कढ़ के बहाना, मैं तानू वायरस क्रिस्टल दी शक्ल च बाहर कढ़ के बहा देना। The filterable agents were first purified, purified से मुराद बाहर निकाल लेना, in 1935। कब, when Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic virus, उसने बेटा इन वायरसेस को क्रिस्टल्स की शक्ल में उन पत्तों के अंदर से निकाल लिया। और बाद में पता लगा कि केमिकल एनालिसिस ने बताया कि ये पार्टिकल्स, दैट दीज पार्टिकल्स शोड दैट दे कंटेन्ड ओनली न्यूक्लिक एसिड। इनमें सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए है, और वो डीएनए और आरएनए वो प्रोटीन से लिपटा हुआ है, मतलब बाहर प्रोटीन का कोट है, कवर है, और अंदर डीएनए या आरएनए है। The chemical analysis of these particles showed that they contained only nucleic acid and protein। और ये बात सजेस्ट करती है कि अनलाइक अदर फॉर्म्स के दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वगैरह, वो तो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जनाब। वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। तो वायरसेस एक सिंपल केमिकल कंपोजिशन के आमिल हैं। अल्लाह करीम आप लोगों को खुशियां दे। सहरी का वक्त होने वाला है। मैंने अपने बच्चों के लिए, देख लो फिर, ये सहरी से पहले मैंने अपने बच्चों के लिए आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। मैंने ये सोचा कि भाई संडे की छुट्टी ना हो मेरे बच्चों की। ठीक है मेरे बेटा, तो ये वाला अच्छी तरह पढ़िएगा, और अगर आपको
अच्छा लगता है बेटा मेरा चैनल तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूला करो। ओके, सब्सक्राइब, शेयर और पता नहीं, हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दो ताकि आप लोगों को पता लगे कि सर अफजल का लेक्चर आने वाला है और हम उसको ले लें और बेहतरीन सी रिवीजन करो मेरा बेटा इस क्वारंटाइन में। ये तुम्हें पता है आपके लिए सुनहरी मौका है कि जो लोग नहीं पढ़ रहे वो नालायक रह जाएंगे और जो पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, जीते रहो, खुदा हाफिज।